उसमें हम लोग नॉर्मल फोर्सेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोग कई तरह के अलग अलग क्वेश्चंस कर रहे थे। हमने सीखा था कि नॉर्मल फोर्स सिर्फ पुश कर सकता है, पुल नहीं कर सकता। ठीक। और जब जब नॉर्मल फोर्स का वैल्यू नेगेटिव के जैसा आने लगेगा तब हम लोग ऐसा मान लेंगे कि नॉर्मल फोर्स है ज़ीरो और कांटेक्ट वहां पर छूट चुका है। ठीक है ना। तो बस मैं एक बार कंफर्म कर लूं कि सारी चीजें सही से चल रही हैं। हाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ ही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। कुछ नॉर्मल फोर्स को कैलकुलेट करिए आप, और उसके बाद हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी नॉर्मल फोर्स पर ही बेस्ड कर रहे होंगे। तो लिखिए सवाल को, फाइंड फाइंड नॉर्मल फोर्सेस फाइंड नॉर्मल फोर्सेस applied by each surface applied by each surface। और अगर ना दिया जाए कि एक्सेलरेशन क्या है दिए हुए ऑब्जेक्ट का, तो आप ये मानिएगा कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है। और अगर एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में रहेगा तो साफ साफ लिखा हुआ रहेगा कि कितना है एक्सेलरेशन। ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट है देखो क्वेश्चन का कि ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ, ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है इस कॉर्नर में, और ये रहा सरफेस। खुद से समझने वाली बात, ये दीवार है, वॉल है, और ये फ्लोर है, जमीन है। और ब्लॉक कहां पर रखा हुआ? ब्लॉक इस तरह से कोने में रखा हुआ है, और इस ब्लॉक के यहां पर रखे हुए रहने में फिर ऊपर से नीचे की ओर एक अलग से किसी एक्सटर्नल एजेंट ने, या मैं खुद हाथ से ऐसे करके पुश करता हुआ एक फोर्स नीचे की ओर लगा रहा हूं 20 न्यूटन का। साफ साफ पहले सवाल का डायग्राम ड्रॉ करें आप। यह है डायग्राम, क्लियरली देख लो। 20 न्यूटन का फोर्स ऊपर से नीचे की ओर लगाया जा रहा है, और साथ ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 30 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, और ये 4 केजी का ब्लॉक है। तो जरा देखो तो कितने सारे अलग अलग सरफेसेस हैं। दो अलग अलग सरफेसेस हैं, एक दीवार हो गया और एक फ्लोर हो गया, और दोनों के तरफ से ही लगाया जाएगा अपने आप को टूटने से बचाने के लिए एक फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। नाम है उसका नॉर्मल फोर्स। तो दोनों अलग अलग नॉर्मल फोर्सेस को जरा खुद से कैलकुलेट करिए। देखें पुरानी बातें जरा याद आ जाए आपको अच्छे से, उसके बाद हम लोग स्पीड पकड़ेंगे। सॉल्व करिए आप क्वेश्चन को। चलिए, तो सबसे पहला काम जो हम लोग करने वाले हैं, जो आप भी शायद अभी किए होंगे, मुझसे आगे आगे चलते रहो आप। सबसे पहला काम जो आप किए होंगे वो है इस 4 केजी ऑब्जेक्ट का, है ना, 4 केजी का ये जो ऑब्जेक्ट है इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किए होंगे। और फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहला फोर्स जो दिखाया जाएगा mg का फोर्स, इसे किसने लगाया? तो अर्थ ने लगाया अपनी ओर खींचने के लिए 40 न्यूटन का फोर्स। इसके अलावा और क्या क्या फोर्सेस हैं समझते हैं एक एक करके। तो दीवार के तरफ से लगने वाला भी एक फोर्स रहेगा वॉल के वजह से। ऐसे इसे मैं लिखने जा रहा हूं नॉर्मल फोर्स ड्यू टू वॉल। सही है। इसके अलावा नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाला ये एक नॉर्मल फोर्स, और इस नॉर्मल फोर्स को किसने लगाया? फ्लोर ने, एन फ्लोर। इसके भी अलावा और कोई फोर्स है क्या? हाँ, सवाल के मुताबिक 20 न्यूटन और 30 न्यूटन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले अलग से फोर्सेस दिए हुए थे। 20 न्यूटन ऐसे और 30 न्यूटन का फोर्स इस तरफ ऐसे। तो ये हुआ कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। किसी तरह का कोई फोर्स अब छूटा हुआ नहीं है। मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं न्यूटन्स लॉ। आंसर आ जाएगा न्यूटन सेकेंड लॉ से, ये मानते हुए कि एक्सेलरेशन
इस ब्लॉक का ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना तो वर्टिकल डायरेक्शन में है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में भी है ये, मतलब एक्सेलरेशन नहीं होने को कहते हैं इक्विलिब्रियम भी। तो इक्विलिब्रियम में ये ब्लॉक चुकी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी देखे जाने पर, ना तो ये लेफ्ट राइट आगे पीछे किधर भी एक्सेलरेटेड है, ना तो ये ऊपर नीचे यानी वर्टिकल के डायरेक्शन में कहीं पर भी एक्सेलरेटेड है। तो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन अगर लिखा जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात से अब बाहर निकलो। ये जो नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड मैं लिखा हूं और ये जो 30 न्यूटन का मैग्नीट्यूड लिखा हूं, ये दोनों को आपस में बराबर होना पड़ेगा, तभी तो कैंसिल हो सकेगा, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय वॉल मस्ट बी इक्वल टू 30 न्यूटन। ठीक, ऐसा कैसे कह पाए हम लोग? ये हम लोगों ने असल में बेसिकली ये नेट फोर्स लिखा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वल्स टू फिर लिख दिया 4 kg मल्टीप्लाइड बाई 0। 0 कहां से आया? ये एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसी वजह से नॉर्मल फोर्स का वॉल के तरफ से लगने वाला नॉर्मल फोर्स का वैल्यू आया 30 न्यूटन का। आप खुद से भी निकाले होंगे इसे। सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखा जाए न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए, तो देखो ध्यान से जरा, गलती ना हो, ये 20 न्यूटन नीचे की ओर, ये 40 न्यूटन नीचे की ओर, और ये वाला जो फोर्स है ये ऊपर की ओर। तो जितना नीचे के तरफ फोर्सेस हैं उतने ही ऊपर के तरफ फोर्सेस होंगे, तभी तो कुल मिला के बैलेंस हो पाएगा ये। क्यों बैलेंस होना जरूरी है? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। या एकदम एग्जैक्टली मैं लिखूं एन फ्लोर माइनस 40 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन जरूर से बराबर होना चाहिए 0 के। 0 क्यों? क्योंकि वर्टिकल एक्सेलरेशन है नहीं। ये वर्टिकल डायरेक्शन में मैं न्यूटन से सेकेंड लॉ इस्तेमाल किया हूं, जिससे मेरे पास रिजल्ट निकल के आया एन फ्लोर इक्वल्स टू 60 न्यूटन। ये दोनों ही हमारे आंसर्स हैं, ये भी और ये भी। आई होप आपको कहीं पर भी जरा भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेकेंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो सेकेंड पार्ट क्या है सवाल का, कि ये एक इस तरह से सरफेस, और आसान से शुरू कर रहा हूं, सभी से सवाल एक एक सवाल होना ही चाहिए। ये एक ब्लॉक रखा हुआ, ये ब्लॉक 6 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और केवल एक ही सरफेस है। लेकिन बात क्या है कि इस पर नीचे से ऊपर की ओर लग रहा एक फोर्स भी दिखाया गया है सवाल में। और कितना फोर्स लग रहा है? 50 न्यूटन का, नीचे से ऊपर की ओर। इस 6 kg ब्लॉक पर 50 न्यूटन का फोर्स ऊपर की ओर भी लग रहा है। जरा आपको जवाब यह देना है कि नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा इस ब्लॉक पर। 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए आपसे, मैं इंतजार कर रहा हूं। चैट बॉक्स में आपको आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, कठिन क्वेश्चन जब आएगा मैं खुद आपको बताऊंगा। ऑलराइट, इतने देर में तो आंसर निकाल ही लिए होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम है। सवाल आसान है मुझे पता है, लेकिन आप अच्छे से करें बस। इसके फ्री बॉडी डायग्राम में हमें सबसे पहला फोर्स तो 60 न्यूटन का नीचे की ओर दिखाना ही चाहिए था, ठीक। इसके अलावा सवाल के मुताबिक ऊपर की ओर 50 न्यूटन का फोर्स है, और यहां पर सरफेस जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है, यानी ऊपर की ओर, और ये लगा नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या होगा अभी फिलहाल पता नहीं है। इसका सवाल में कोई एक्सेलरेशन तो दिया नहीं था, इसलिए दोबारा से माना जाएगा कि एक्सेलरेशन है 0। एक्सेलरेशन को 0 मानते हुए नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ प्लस 50 न्यूटन भी ऊपर की तरफ, लेकिन माइनस 60 न्यूटन चूंकि ये नीचे की ओर था। मैं किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि बना 0। तो इस तरह से नॉर्मल फोर्स का वैल्यू आया हमारे पास 110 न्यूटन। समझ भी पाए होंगे आप।
थर्ड पार्ट भी एग्जैक्ट ऐसा ही दे रहा हूं मैं, बस थोड़ा सा चेंज लाऊंगा ताकि आप आसानी से बातों को समझ सकें। इस बार क्या है, सेम वही पार्ट है, बस यहां पर 50 न्यूटन के जगह 70 न्यूटन है। एक बार कोशिश करो खुद से सॉल्व करके आंसर तक पहुंचने की। जरा जल्दी से सॉल्व करिए। ऑलराइट, मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान दीजिएगा, अपने सॉल्यूशन से मिलाइएगा भी जरूर। ये रहा एक ब्लॉक, इस ब्लॉक पर लगने वाले सारे फोर्सेस, 60 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर, ऊपर की ओर 70 न्यूटन का फोर्स। यह सवाल में दिया हुआ था कि अलग से कोई तो एक एजेंट है जो कि ऊपर की तरफ 70 न्यूटन का फोर्स लगाए हुए है, और फिर जाके नीचे से ऊपर की ओर लगा होगा एक नॉर्मल फोर्स। ऐसे ये मैं फ्री बॉडी डायग्राम को बस कंप्लीट किया हूं अभी तक। फ्री बॉडी डायग्राम को कंप्लीट कर लेने के बाद, ये मानते हुए कि इसका एक्सेलरेशन, चूंकि सवाल में नहीं दिया हुआ था, इसका एक्सेलरेशन 0 मानते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें यह समझ में आया कि 70 न्यूटन ऊपर की ओर प्लस ये नॉर्मल फोर्स, ये भी ऊपर की ओर, माइनस 60 न्यूटन नीचे की ओर, बराबर होना चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन 0 के। और नॉर्मल फोर्स इस इक्वेशन के मुताबिक निकल के आता है, देखिए ध्यान से, माइनस में 10 न्यूटन। ठीक, तो ये जो माइनस में 10 न्यूटन आंसर निकल के आया, लास्ट क्लास में मैं ये बताने की कोशिश किया था, कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था कि नेगेटिव में नॉर्मल फोर्स का आखिर क्या मतलब है और क्यों इसे 0 कहा गया। मैं इसको दोबारा से और एकदम सही तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, आप सिर्फ एक बार अगर ध्यान से सुन लेंगे तो एकदम क्लियरली समझ जाएंगे। हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स को बुलाया। मैथमेटिक्स को बुला करके ये बोला गया मैथमेटिक्स को कि भाई एक्सेलरेशन तुम मान के चलो 0 है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन न तो ऊपर है न तो नीचे है। अब जरा मैथमेटिक्स तुम मुझे ये बताओ कि नॉर्मल फोर्स का ये वैल्यू कितना होना चाहिए। मैथमेटिक्स एकदम स्मार्टली आंसर दे दिया कि भाई आप जिधर माने हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन। यानी कि इस मैथमेटिकल आंसर का मतलब ये हुआ, मैथमेटिक्स ने ये जवाब दिया है, आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं ये फिजिक्स भी डिसाइड करेगा। तो मैथमेटिक्स ने जो जवाब दिया उसका मतलब तो समझो। इस ब्लॉक पर एक्सेलरेशन को 0 बनाए रखने के लिए, इस ब्लॉक पर एक्सेलरेशन 0 बनाए रखने के लिए इसे नीचे की ओर खींचे जाने की जरूरत है। इसे नीचे की ओर खींचे जाने की जरूरत है। ठीक है, ऐसा क्यों आंसर निकल के आ रहा है? क्योंकि अगर मान लो यहां पर थोड़ी देर के लिए नॉर्मल फोर्स नहीं लग रहा होता तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक ऊपर की ओर एक्सेलरेटेड होता। क्यों? क्योंकि 70 न्यूटन ज्यादा है ना 60 न्यूटन से, तो ये ब्लॉक अपने आप ऊपर जाना चाहता है बिना नॉर्मल फोर्स की मदद से। ये दरअसल सरफेस को तोड़ना ही नहीं चाहता था। नॉर्मल फोर्स क्यों आता है? नॉर्मल फोर्स के आने का कारण ही ये है कि सरफेस को आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो अपने आप को बचा रहा है बस। तो ब्लॉक बिना नॉर्मल फोर्स के ऊपर जाना चाहता है, बिना नॉर्मल फोर्स के। आप देखिए फ्री बॉडी डायग्राम, बिना नॉर्मल फोर्स के ही जब ब्लॉक ऊपर जाना चाहता है, एक्सेलरेट होना चाहता है, तो जबरदस्ती आप एक्सेलरेशन को 0 मानिएगा, ऊपर नहीं जाता हुआ मानिएगा, तो नॉर्मल फोर्स को जरूर से नीचे की ओर लगना पड़ेगा, तभी तो ये नॉर्मल फोर्स रोक पाएगा इस ब्लॉक को, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं हाथ में ऐसे करके किसी एक ब्लॉक को रखे हुए हूं और उस ब्लॉक को कोई ऊपर खींच ले, तो मैं क्या केवल हाथ से ऐसे हाथ को फैलाए हुए में क्या मैं उस ब्लॉक को रोक के रख पाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस कारण से यहां पर यह मानना ही गलत हो गया कि एक्सेलरेशन 0 है। हम लोग इस बात को प्रॉपरली अगर लिखें, बस नॉर्मल फोर्स जो मैं दिखाए हुए था उसको दिखा दूं, नहीं तो गलत हो जाएगा ना। ये नॉर्मल फोर्स वैसे का वैसा ही दिखाया हुआ है। अब इसके बाद हमें यह लिखना चाहिए, वी नो दैट, चाहे जानिए चाहे नहीं जानिए, साफ साफ लिखिए, वी नो दैट नॉर्मल फोर्स, यह आपको लिखना चाहिए अपने नोटबुक में,
नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज ऑफ पुशिंग नेचर। चूंकि हमें यह बात पहले से पता है कि नॉर्मल फोर्स से सिर्फ धक्का दिया जा सकता है, जब जब नॉर्मल फोर्स से खींचने की बारी आएगी, मैथमेटिक्स को क्या पता कि खींचा जाता है कि धक्का दिया जाता है, वो तो जरूरत के हिसाब से जवाब दे देगा। तो हेंस नेगेटिव नॉर्मल फोर्स will not be accepted। और इस बात को आगे भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो आखिर नॉर्मल फोर्स माना क्या जाए? तो एक्चुअली सच्चाई यह है कि नॉर्मल फोर्स का वैल्यू इस सवाल में हो जाएगा 0। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो ब्लॉक था ये ब्लॉक सरफेस को दरअसल तोड़ना ही नहीं चाहता है। ये ब्लॉक तो ऊपर उठ जाना चाहता है बिना किसी नॉर्मल फोर्स की मदद से, बिना किसी सरफेस के हेल्प से। ये खुद ब खुद जब ऊपर जाना चाहता है तो एक्सेलरेशन को सेट करना होगा हमें नॉन जीरो, और एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ ऊपर की ओर आ जाएगा। और जब कांटेक्ट बना ही नहीं तो नॉर्मल फोर्स किस बात का? नॉर्मल फोर्स तो बनता ही है सरफेस को टूटने से बचाने के लिए, और सरफेस को तोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। कांटेक्ट विल बी लॉस्ट, कांटेक्ट विल बी लॉस्ट। आई होप आप इतनी आसान सी बात को थोड़ा अच्छे से इस बार समझ पाए होंगे, और क्वेश्चन करते करते हम लोग फाइनली सीख ही जाएंगे। एक और पार्ट लिखिए, इसमें मैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का इस्तेमाल करवाऊंगा आपसे, ताकि आप अच्छे से वो भी सीख सकें। कौन सा पार्ट है ये? फोर्थ पार्ट लिखिए सवाल का। जरा अच्छे से डायग्राम बनाना जरूरी है। दोबारा से ये एक कॉर्नर है, और इस कॉर्नर में रखा हुआ है एक ब्लॉक, ठीक है ना। ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ, और इस ब्लॉक पर लगने वाले कई सारे फोर्सेस हैं, लेकिन उससे पहले इस ब्लॉक का मास दिया हुआ है 10 kg का। पूरी तरह से आपको करना है इस सवाल को। सबसे पहला फोर्स जो मैं दे रहा हूं वो कितने एंगल पर किस तरह से लग रहा है सब कुछ दिया हुआ है। ऐसे करके ये फोर्स लग रहा है, ऐसे। और इस फोर्स की मात्रा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन है, ठीक। और ये जो फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है ये भी दिया हुआ है, कितना? 37 डिग्रीज का। और इसके अलावा फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ से, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला इस तरह से एक फोर्स है 120 न्यूटन का। दिख पा रहा होगा आपको डायग्राम। और साथ ही नीचे से ऊपर के तरफ ऐसे करके भी एक फोर्स मौजूद है जो कि 10 न्यूटन का है मात्र। तो कितने सारे कॉन्टैक्ट्स बने हुए हैं यहां पर? दो अलग अलग, एक रहा ये वॉल, दूसरा ये रहा फ्लोर। आपको यह पता करना है कि दोनों ही दीवार से और जमीन से दोनों जगहों पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स कितना कितना है। जरा तेजी से करो। जब तक मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, मेरे फ्री बॉडी डायग्राम को देखे बिना ही आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। ये ब्लॉक, मुझसे डिस्टर्ब मत हो, मैं जो भी बोल रहा हूं आप अपना कैलकुलेशन लगातार करते रहिए। और इस पर अब दिखाने जा रहा हूं मैं सारे फोर्सेस एक एक करके। सबसे पहला फोर्स, इसे नीचे की ओर खींचा जा रहा होगा 100 न्यूटन की फोर्स से। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला ये रहा एक फोर्स, सवाल में बताया गया था 120 न्यूटन का। इसके भी अलावा एक ऐसे टेढ़ा
इस तरह से तिरछे डायरेक्शन में लग रहा है लगातार एक फोर्स, और इस फोर्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि ये एंगल बना रहा है 37 डिग्रीज का। इसके भी अलावा एक और फोर्स नीचे से ऊपर की ओर, ये सवाल में दिया हुआ था 10 न्यूटन का। क्या इनके भी अलावा और फोर्सेस हैं? हाँ हैं। कौन से? दो फोर्सेस, एक ये वॉल के वजह से लगने वाला, दूसरा ये फ्लोर के वजह से लगने वाला। अब क्या पता कौन सा फोर्स जीरो हो या नेगेटिव आ रहा हो तो हम लोग जीरो मानेंगे, वो सब कोई आइडिया नहीं है हमें। हम लोग शुरुआत से ही ये मान के चलेंगे कि यह ब्लॉक स्थिर है, कहीं नहीं जा रहा, और लगने वाले दो अलग अलग नॉर्मल फोर्सेस को पुश करता हुआ हम लोग इस ब्लॉक पर दिखाएंगे। दीवार के तरफ से धक्का दिया जा रहा है इस ब्लॉक को एन वॉल नाम के फोर्स से, और जमीन के तरफ से ऊपर ऐसे करके फोर्स लगाया जा रहा है एन फ्लोर के नाम के फोर्स से। आई होप फ्री बॉडी डायग्राम आप क्लियरली बनाए हुए हैं, साफ साफ। मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूं प्रॉपरली अब, लेकिन इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, हमें इस पर्टिकुलर फोर्स को, जो 100 न्यूटन का फोर्स था यहां पर ना, इस 100 न्यूटन के फोर्स को दो कंपोनेंट्स में तोड़ देना चाहिए। ठीक, दो कंपोनेंट्स में मैं तोड़ने जा रहा हूं इसी फोर्स को, याद रखना। तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ये कोई नया फोर्स नहीं है, उसी पुराने फोर्स को मैं लिखा हूं दोबारा से, एक कंपोनेंट। और ये रहा उसी 100 न्यूटन वाले फोर्स का दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये दोनों ही एरोज को मैं कट कर दिया हूं ताकि हमें याद रहे कि ये कोई नया फोर्स लग रहा है, ऐसा नहीं है, ये इसी पुराने फोर्स का दो अलग अलग कंपोनेंट है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना रहेगा आप आसानी से सोच सकते हैं, 100 cos 37 डिग्री न्यूटन में। सॉल्व किए जाने पर समझ में आया 80 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स, और वर्टिकल फोर्स है 60 न्यूटन का, यानी 100 न्यूटन इंटू साइन 37 डिग्री। तो इन सारे फोर्सेस का ख्याल रखते हुए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, मैं न्यूटन सेकंड लॉ इस्तेमाल करता हूं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं न्यूटन्स लॉ अगर इस्तेमाल करूं, किसी एक डायरेक्शन में तुम मन में पॉजिटिव मान लो, ठीक है। तो देखिए क्या इक्वेशन बनता है हमारे पास, 80 न्यूटन माइनस 120 न्यूटन माइनस एन वॉल। आप अपोजिट डायरेक्शन में भी मान लीजिएगा पॉजिटिव तो भी सेम आंसर आएगा। हम लोग शुरुआत से ही मान के चल रहे थे कि एक्सेलरेशन है नहीं। तो एन वॉल का यहां पर जो वैल्यू मिला, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? मुझे तो लग रहा है ये आंसर नेगेटिव आया, माइनस में 40 न्यूटन। तो क्या इस आंसर को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। इस आंसर के बजाय हम लोग ये कहेंगे कि कॉन्टैक्ट इज लॉस्ट। अच्छा, कहां पर कॉन्टैक्ट लॉस्ट है? कहां पर ये ब्लॉक सतह को छोड़ दिया? ठीक इस दीवार पर या फिर ठीक इस जमीन पर? तो अभी तक तो जमीन के बारे में कहीं कोई डिस्कशन किया ही नहीं हूं। नॉर्मल फोर्स फ्लोर से तो हम लोग निकाले ही नहीं है, हम लोग दीवार के तरफ से लगने वाले नॉर्मल फोर्स को कैलकुलेट किए, और नॉर्मल फोर्स का वैल्यू दीवार के वजह से चूंकि नेगेटिव आया, कॉन्टैक्ट इज लॉस्ट एट द वॉल। दीवार पर कॉन्टैक्ट लूज हुआ है और नॉर्मल फोर्स का वैल्यू दीवार पर हो जाना चाहिए 0 के बराबर। आई होप समझे इस बात को। अच्छा, अभी तक मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बारे में ही बात कर रहा था, अब सिर्फ गिना जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये रहा एक फोर्स, ये रहा एक फोर्स, ये रहा एक फोर्स, ये रहा एक फोर्स, गिन लेंगे अच्छे से। तो देखिए, वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को गिन रहा हूं मैं। तो ऊपर से नीचे के तरफ 60 न्यूटन का एक फोर्स, ऊपर से नीचे के तरफ 100 न्यूटन का एक फोर्स, नीचे से ऊपर के तरफ 10 न्यूटन का एक फोर्स, नीचे से ऊपर के तरफ लगने वाला नॉर्मल फोर्स फ्लोर के वजह से। शुरुआत में माना कि एक्सेलरेशन, चूंकि सवाल में दिया नहीं है, 0 माना जाए, और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते ही हमारे पास रिजल्ट है नॉर्मल फोर्स ड्यू टू फ्लोर कितना आ रहा है, 150
न्यूटन, जो कि पॉजिटिव होने के वजह से एकदम मान्य, इसे बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग। यही हमारा आंसर। आई होप समझे आप इस बात को कि कैसे हैंडल करना है सिचुएशन। चलिए, थोड़ी सी कठिनाई को बढ़ाने जा रहा हूं मैं, और लिखिए सवाल। इतना भी कठिन नहीं है, बस फ्री बॉडी डायग्राम का खेल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। फाइंड फाइंड नॉर्मल फोर्स, फाइंड नॉर्मल फोर्स, फाइंड नॉर्मल फोर्सेस। जितने सारे नॉर्मल फोर्सेस हैं सब आप पता करिए। इस बार थोड़ा सा टाइप में बदल दूंगा क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट है, तेजी से आप सॉल्व करिएगा, रहेगा सवाल आसान ही। इस तरह से एक सरफेस, सबसे पहले इसके ऊपर में रखा हुआ ये एक ब्लॉक यूं, और इसके ऊपर में इस तरह से रखा हुआ एक दूसरा ब्लॉक। दोनों ब्लॉक्स के बारे में, इस ब्लॉक का नाम है ए, इस ब्लॉक का नाम है बी। ब्लॉक ए के बारे में मास दिया हुआ है 4 kg का, ब्लॉक बी के लिए मास दिया हुआ है 6 kg का। तो अब सोचो जरा, कहां कहां पर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। तो पहले सोचा जाए अगर ब्लॉक ए के बारे में, सिर्फ ब्लॉक ए के बारे में अगर सोचोगे, तो ब्लॉक ए ब्लॉक बी के कांटेक्ट में है ना, यहां पर कॉर्नर, बिल्कुल ए और बी के बीच में जो सरफेस बना हुआ है, जो कांटेक्ट बना हुआ है, वहां पर भी एक नॉर्मल फोर्स डेवलप हुआ है। तो इस बार न्यूटन्स थर्ड लॉ का भी इस्तेमाल आएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कुल मिला के 2 अलग अलग नॉर्मल फोर्सेस हैं, दोनों का ही वैल्यू पता करिए। जल्दी करो। तो इस बार क्या हुआ है कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। 2 ऑब्जेक्ट्स होने के वजह से 2 अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत है। ब्लॉक ए और उसके लगभग में नीचे ही बना दूंगा मैं ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम। हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, 4 kg के फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले ऊपर से नीचे की ओर 40 न्यूटन का फोर्स, ऐसे। इस 40 न्यूटन के फोर्स के अलावा एक नॉर्मल फोर्स नीचे से ऊपर की ओर लग रहा होगा, और बस हमें यह समझना है कि आखिर यह नॉर्मल फोर्स किसने लगाया। दिस नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाई, क्या ग्राउंड ने लगाया ए पर? ग्राउंड तो ए को छू ही नहीं रहा है। कौन छू रहा है ए को? तो ब्लॉक बी। ब्लॉक बी ने लगाया है ब्लॉक ए पर, अप्लाइड बाई बी ऑन ए। एकदम क्लियर होना चाहिए ये बात आपको। बी ने ए पर लगाया है फोर्स, और किसी तरह का कोई भी फोर्स इस 4 kg ब्लॉक पर नहीं दिखाया जाएगा। ये एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं। हाँ, आप नॉर्मल फोर्स एन को N1 लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, नाम में कुछ नहीं रखा। अच्छा, अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं इस ब्लॉक बी का, जिसका मास 6 kg था। इस वजह से ऊपर से नीचे की ओर यह रहा 60 न्यूटन का फोर्स, और इसके अलावा नीचे से ऊपर की ओर लगने वाला एक नॉर्मल फोर्स N2 में दिखाया। और ये जो N2 है, इसे किसने लगाया? बाई ग्राउंड सरफेस ऑन बी। ठीक है, क्या और भी कोई फोर्स मुझे दिखाना चाहिए बी के फ्री बॉडी डायग्राम में? सोचो जरा अच्छे से, बोलने का लिखने का जरूरत नहीं है अभी। इस ब्लॉक बी पर लगने वाला क्या कोई और फोर्स होगा? हाँ होगा, एक फोर्स छूट गया है। ब्लॉक बी को अगर ध्यान से सोचा जाए तो ब्लॉक बी को 2 लोग मिलकर टच कर रहे हैं। एक तो यहां पर कांटेक्ट बना हुआ है, देखिए, और दूसरा यहां पर कांटेक्ट बना हुआ है। हाँ, हो सकता है नॉर्मल फोर्स 0 हो, लेकिन शुरुआत से ही नहीं मानना चाहिए हमें। तो ए ने भी लगाया होगा फोर्स। अब सारी बातों को एक साथ सोचो। बी ने लगाया था फोर्स ए पर, N1। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक
N1 अमाउंट का ही फोर्स लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ये फोर्स अप्लाइड बाई A ऑन B। और यही बात बताते बताते मैं न्यूटन्स थर्ड लॉ का इस्तेमाल कर लिया हूं। ठीक है, N1 जो दोनों अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम्स में दिखाए गए हैं, ये दोनों ही फोर्सेस जो हैं, ये एक फोर्स और ये दूसरा फोर्स, ये दोनों फोर्सेस का कनेक्शन कैसे है? यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन के तीसरे सिद्धांत के मुताबिक दोनों अलग अलग बटखरों पर इस तरह से ऑब्जेक्ट्स पर लग रहा होगा ऊपर और नीचे के तरफ फोर्स। तो N1 का फोर्स। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय हमें इक्वेशंस के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया, अब इक्वेशंस के बारे में सोचते हैं। एक्सेलरेशन को 0 मानते ही हम लोग तुरंत बता सकते हैं कि N1 का वैल्यू जरूर से होना चाहिए 40 न्यूटन के बराबर। दिख रहा है आपको? इसके अलावा फिर 6 kg वाले फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग ये बता सकते हैं कि 60 न्यूटन के डायरेक्शन में ही चूंकि लग रहा है N1 का फोर्स, माइनस N2 बराबर होना चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि है 0 के। तो N1 का वैल्यू तो हम लोग पिछले फ्री बॉडी डायग्राम से निकाल लिए, कितना? 40 न्यूटन। तो N2 का वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए N1, तो आंसर बना हमारे पास 100 न्यूटन के बराबर। इसी में N2 का वैल्यू, ये आंसर तो हम लोग बता दिए। आगे की बात सुनो, अगर सवाल में सिर्फ N2 पूछा गया होता, N2 मतलब जो ग्राउंड ने लगाया है B पर, अगर सिर्फ N2 ही सवाल में पूछा गया होता, यहां से नीचे से कितना ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स है ये पता करिए, अगर ये सवाल में पूछा गया होता तो हम लोग क्या चालाकी करते, ये पूरे, देख लो बस डायग्राम बना दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, अगर पूछा ये गया होता कि जमीन ने कितना फोर्स लगाया सिर्फ, तो हम लोग चालाकी ये करते कि भूल जाते ए और बी दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। सुनते रहो ध्यान से। हम लोग ऐसा मान लेते कि ये कुल मिला के एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, ऐसे एक ही ऑब्जेक्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हों। और फिर हम लोग क्या करते, इसका एक साथ फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए होते ऊपर से नीचे की ओर, यह मानते हुए कि ये केवल एक 10 kg का एक सिंगल ब्लॉक है, तो इस कारण से 100 न्यूटन नीचे की ओर और सिर्फ नीचे से ऊपर लगने वाला एकमात्र फोर्स N2 दिखाए होते। डेफिनेटली N2 का वैल्यू 100 न्यूटन आ गया होता डायरेक्टली एक बार में, जो कि हम लोग 2 बार में पिछले बार निकाले। तुम्हारा यह सवाल हो सकता है इसी में कि सर यहां पर N1 क्यों नहीं दिखाए। सोचो जरा अच्छे से, यहां पर N1 फोर्स आखिर क्यों नहीं दिखाया गया। ए ने जो फोर्स बी पर लगाया, बी ने जो फोर्स ए पर लगाया, वो फोर्स आखिर में इस फ्री बॉडी डायग्राम में क्यों नहीं दिखाया। ऐसा इसलिए क्योंकि अब मैंने ए और बी दोनों का एक साथ फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो अंदर ही अंदर एक दूसरे पार्ट्स पर क्या वो आपस में फोर्स लगा रहे हैं, वो एक इंटरनल फोर्स कहलाएगा। सुनाई दिया? फिर से सुनो, जब कभी मैं अपना फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मेरे चेहरे ने गर्दन पर कितना फोर्स लगाया, मेरे कंधे ने हाथ पर कितना फोर्स लगाया, मेरे एक उंगली ने दूसरे उंगली पर कितना फोर्स लगाया, ये सब नहीं देखेंगे। बाहर से कितना फोर्स लग रहा है मुझ पर, मेरे फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ उन्हीं फोर्सेस को दिखाया जाएगा। फिर से ए और बी का एक साथ अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हो तो अंदर ही अंदर में लगने वाले एक एक एटम और दूसरे एटम के तरफ पहला और दूसरा एटम में क्या फोर्स लग रहा है दिखाने जाएंगे तब तो परेशान हो जाएंगे, उसका कोई अंत ही नहीं आने वाला है। तो इस वजह से N1 फोर्स इस बार इंटरनल फोर्स हो जाएगा, क्योंकि इस सिस्टम के एक टुकड़े ने दूसरे टुकड़े पर फोर्स लगाया है। हाँ, अगर ए का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम पूरी तरह से बनाते तो N1 एक एक्सटर्नल फोर्स के तरह था जिसका एक्सेलरेशन देने में रोल रहेगा। शायद आप मेरी बात अच्छे से समझ पा रहे हैं।
फ्री बॉडी डायग्राम एक बार में अच्छे से मैं बनाने बस सिखा रहा था। तो ये कंप्लीट हुई मेरी बात। यहां पर डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि N2 का वैल्यू है 100 न्यूटन, और आप चाहें तो इस बात को भी लिखें कि हियर N1 इज नॉट रिप्रेजेंटेड, हियर N1 is not shown since it will be an internal force। इंटरनल फोर्सेस को दिखाने की जरूरत नहीं होती। और यहीं पर ध्यान से सुनो, अगर कोई जानबूझ के दिखाना चाहे ही कि N1 का फोर्स लग रहा है, मैं तो दिखाऊंगा, तो आप A पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स नीचे से ऊपर दिखाओगे, और ऊपर से नीचे भी तो दिखाना पड़ेगा आपको B पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स N1 ही है। तो अगर कोई दिखा भी देगा N1 के दोनों फोर्सेस को, दोनों दिखाना पड़ेगा, क्योंकि A और B दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम एक साथ बना दिया गया है। तो जबरदस्ती अगर आप दिखा ही रहे हो इंटरनल फोर्सेस को, तो इंटरनल फोर्स दिखा भी दो, कैंसिल हो जाएगा, वो किसी इक्वेशन में नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि वो आपस में ही कैंसिल होने वाले रहेंगे। तो इंटरनल फोर्सेस को अगर रिप्रेजेंट कर भी देते हो आप, स्टिल देन दे विल गेट कैंसल्ड। तो हम लोग प्रेफर ये करते हैं कि इंटरनल फोर्सेस का डिस्कशन ही ना हो। आगे बढ़ें, चलिए। जो लास्ट क्लास में मैं क्वेश्चन देना शुरू किया था, वहां तक अब हम लोग पहुंचे हैं एकदम अच्छे से समझते हुए चीजों को। लिखिए नया सवाल कि द स्फीयर इज एट रेस्ट एज शोन, और एक प्रॉपरली डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और इसमें देखते हैं हम लोग नॉर्मल फोर्स के बारे में क्या सीख सकते हैं। ये एक स्फीयर है जिसका मास अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूं, और इस तरह से ये एक दीवार, यहां पर बड़ी सी दीवार है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं, उसके बाद आप ड्रॉ करना। ये एक दीवार है, और दीवार के वजह से स्फीयर पर कुछ ना कुछ जरूर लगेगा नॉर्मल फोर्स, ठीक। इसके अलावा फिर एक कॉर्नर है, ऐसे करके एक कॉर्नर बना हुआ। इस स्फीयर के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? इस स्फीयर के बारे में यह लिखा हुआ कि ये 10 kg का है, 10 किलो का है। इसके अलावा इसका मास भी दिया, रेडियस भी दिया हुआ है। रेडियस दिया हुआ है 10 मीटर का। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, कम लोग कर पाएंगे, इसलिए मैं बोलूंगा चैट बॉक्स में आंसर भी लिखने के लिए, ठीक है ना। अभी पहले सवाल को तो समझ लो अच्छे से। अब ये दोनों जो वर्टिकल वॉल्स हैं, इनके बीच का भी सेपरेशन दिया हुआ है। कितना? तो एक काम करो, 10 मीटर बहुत ज्यादा रेडियस हो जाएगा। 10 मीटर सोच पाओगे रेडियस? बहुत बड़ा सा स्फीयर, बिल्डिंग के बराबर हो जाएगा ये। 10 सेंटीमीटर मानो इसे, ठीक है, छोटा सा बॉल है ये, इतना बड़ा सा। और जो दोनों दीवार बने हुए हैं, इनके बीच का सेपरेशन है केवल 8 सेंटीमीटर का, ठीक। अब आपको यह बताना है कि वॉल के वजह से लगने वाला नॉर्मल फोर्स कितना है, और ये जो कॉर्नर बना हुआ है, उस कॉर्नर के वजह से लगने वाला नॉर्मल फोर्स कितना है, ठीक है ना। तो इतना सफिशिएंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप शुरू हो जाइए, और अगर आपने आंसर निकाल लिया, मान लीजिए 0 न्यूटन और 0 न्यूटन, ठीक, तो वॉल के तरफ से लगने वाला नॉर्मल फोर्स पहले लिखेंगे आप, और कॉर्नर के वजह से लगने वाला नॉर्मल फोर्स बाद में लिखेंगे आप। और फिर आप आंसर को इस तरह से लिखिए जरा, 0 न्यूटन और 0 न्यूटन। क्या है आंसर मुझे नहीं पता, और उसके बाद अपना नाम लिख दीजिएगा।
ताकि मुझे क्लियरली समझ में आ जाए। तो एक बार अच्छे से कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ज़्यादा कठिन हो गया? हाँ, है ज़्यादा कठिन, इसीलिए तो दिया हूं मैं आपको करने के लिए। कोशिश करिए अच्छे से आप। शायद मुझे लगता है मैं किसी क्वेश्चन में गलती किया हूं, कई बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं इस बात को। प्रीवियस वाले क्वेश्चन को मैं चेक करता हूं। N1 का वैल्यू मैं कैलकुलेट किया था 40 न्यूटन। N1 का वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा अगर 40 न्यूटन, तो 100 ये बन गया। इसमें क्या गलती है? चलिए, शायद उसके भी पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप। ये 150 न्यूटन। अगर आपको लग रहा है मैं किसी पार्ट में गलती किया हूं अगर, तो आप मुझे बस कौन से पार्ट में गलती किया हूं ये आप मुझे बता दें। मैं क्वेश्चन नंबर्स लिख देता हूं ताकि आपको बताने में सुविधा हो। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके 2 पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स थे। अगर आपको कहीं गलती नजर आए तो आप क्वेश्चन, मैं उसे तुरंत करेक्ट करूंगा। और क्या मुझसे गलती हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर हैं अभी हम लोग फिलहाल, और आप सभी कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने का। अगर आपको कुछ गलती लगे तो आप केवल एक बार क्वेश्चन नंबर मुझे बता दीजिए कि कहां पर गलती हुई है मुझसे, मैं सही करने की कोशिश करूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट, कौन से पार्ट में भाई? क्वेश्चन नंबर 1 के कौन से पार्ट में? क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट से शुरू कर रहा हूं मैं। ये तो सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। अच्छा, 50 न्यूटन ऊपर, तो मैं क्या लिखा हूं? 110। अरे रे, हाँ भाई, देखिए आप नोटबुक में सही कर लीजिए और आगे भी ख्याल रखिए कैलकुलेशंस में मुझ पर ज़रा भी निर्भर ना रहें आप, ठीक है? ये गलत है। नॉर्मल फोर्स का वैल्यू होना चाहिए था 10 न्यूटन, केवल 110 नहीं है ये, ठीक? तो थैंक यू सो मच मुझे बता देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट में मैंने करेक्शन किया। इसके अलावा भी अगर कहीं पर आपको मिस्टेक लगे तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं उसे करेक्ट कर लूँगा। फिलहाल तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में। अब चलो, कई बच्चों ने जवाब दिया। आयुषी श्रीवास्तव ने जवाब दिया है 400/3, 500/3। यूनिट लिखना आप भूल गए। शिवाकांत मिश्रा, न्यूटन का स्पेलिंग गलत है, बहुत बड़े आदमी हैं वो, इतना डिसरेस्पेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए, थोड़ी सी मैं हेल्प करता हूं, उसके बाद और अच्छे से करना इसे। और जिनसे भी सॉल्व हो गया वो ऐसा ना समझें कि उनका सही ही है, ठीक है ना? तो आपको भी कंफ्यूजन हो रहा होगा इस जगह पर, है ना, इस खास जगह पर। यही तो है डिस्कशन का जगह। तो इस जगह को मैं बहुत ध्यान से अगर देखूं कि यहां पर क्या हालात हैं, तो इसी को जूम करके मैं ड्रॉ करता हूं। बस इतने से हिस्से को मैं और अच्छे से समझने की कोशिश करूं अगर, तो ये रहा स्फीयर का पोर्शन, स्फीयर का हिस्सा है ये, और ये जमीन का वो कॉर्नर है जो आया ऐसे करके, चाहे कितना भी शार्प कॉर्नर क्यों ना हो, चाहे तीखा कितना भी कोना ये क्यों ना बनाया जाए, एकदम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसा ही नजर आएगा। देखो,
यहां से यहां सीधे गया और फिर ऐसे घूमा, एकदम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं हम लोग, और फिर ऐसे करके सीधे वर्टिकल हो गया। ये चाहे कितना भी घुमाओ, एकदम छोटे जगह में क्यों ना आया हो, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसा ही बनेगा ये। और जो लगने वाला नॉर्मल फोर्स होना, इस साइड में ना स्फीयर है, अभी सॉल्व नहीं किया हूं क्वेश्चन को, ये इस साइड में स्फीयर है और इस साइड में कॉर्नर है। तो कॉर्नर ने जो नॉर्मल फोर्स लगाया है वो इस तरह से लगाया है, ऐसे। इस बात का ख्याल रखिएगा आप, ठीक है। नॉर्मल फोर्स कुछ इस तरह से लगा है कि आगे खींचे जाने पर यह सेंटर से पास करेगा। तो अगर आप इस तरह की गलतियां कर रहे थे तो आप उसको पहले, मुझसे पहले ही सही कर लीजिए। मैं फ्री बॉडी डायग्राम एक बार क्लियरली बनाना चाहता हूं इसके लिए। फ्री बॉडी डायग्राम देखिए आप, ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर पर लगने वाले फोर्सेस देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले 10 kg का मास होने के वजह से इस पर सबसे पहला फोर्स ठीक वर्टिकली नीचे की ओर 100 न्यूटन का हमें दिखा देना चाहिए। और बिना फ्री बॉडी डायग्राम के अगर कर रहे हो तो क्वेश्चन को करने का कोई फायदा नहीं है, कुछ सीख नहीं पाओगे। ये सबसे पहला फोर्स मैं आपको दिखा दिया। इसके अलावा दीवार के तरफ से लगने वाला नॉर्मल फोर्स, जिसे मैं एन वॉल लिख दे रहा हूं, ठीक, या एक काम करते हैं, इसे N1 लिख देता हूं मैं, लिखने में सिंपल रहेगा। और दूसरा जो फोर्स है जो कॉर्नर ने लगाया ना, बिल्कुल एकदम यहां से जो फोर्स लगा है, कॉर्नर ने जो फोर्स लगाया अभी जस्ट मैं एक्सप्लेन किया। यहां पर देखिए आप, कॉर्नर को एकदम माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा ना तो ऐसा ही फोर्स आएगा, ऐसे बिल्कुल ठीक ऐसे, कांटेक्ट पर सरफेस के नॉर्मल, सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक। एकदम मैथमेटिकली अगर मैं कहूं, ठीक है ना, एकदम मैथमेटिकली अगर कहा जाए तो कांटेक्ट सरफेस पर बनाया जाता है इस तरह से एक स्पर्श रेखा, टेंजेंट, और टेंजेंट के ठीक परपेंडिकुलर बनाया जाता है नॉर्मल फोर्स को। लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल फोर्स, इतनी जानकारी बहुत है। ऐसे करके दिखाया जाएगा नॉर्मल फोर्स को। इस नॉर्मल फोर्स का नाम मैं रख दिया हूं N2। N1 और N2 दो अलग अलग नॉर्मल फोर्सेस। N2 में यह खास बात है कि अगर इसे आगे खींच दिया जाएगा तो यह सेंटर से जरूर पास करेगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रहा होगा, यह कैसे पता किया जाए। मुझे लगता है यह पता किया जा सकता है। तो अगर आप ज्योमेट्री पर थोड़ा और ध्यान दें, देखिए मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप ज्योमेट्री को और ज्यादा ध्यान से देखें तो ऐसे करके एक दीवार बना हुआ था, यहां पर एकदम रफ डायग्राम है ये। और दूसरी बात, यहां पर वाला वॉल ऐसे था, यही था ना डायग्राम। गलती हुई है मुझसे, बहुत बड़ी गलती हुई है। आपको ये समझना चाहिए था, ऐसा डायग्राम नहीं बन सकता। ऐसा डायग्राम इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि जब रेडियस ही 10 सेंटीमीटर का है, जब रेडियस ही 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा तो ये डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर कैसे हो सकता है। तो ये मैं गलती कर दिया हूं, उसके लिए सॉरी। ये 5 सेंटीमीटर है, अब ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब जरा कैलकुलेट करिए, जितने बच्चों ने जवाब दिया है सबका गलत है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है डायग्राम, ठीक है। तो एंगल वगैरह देखने में आपने जरूर से कोई गलती की होगी। इस बार जरा और अच्छे से करो। तो मेरी गलती थी, मुझे और अच्छे से बताना चाहिए था और चेक कर लेना चाहिए था। ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस दिया हुआ है, इस बार सॉल्व करो खुद से और थोड़ी सी और हेल्प ले लो मुझसे ही। ये अगर 5 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक,
तो क्या आप बता सकते हैं ये कितनी दूरी है, ये दूरी कितनी है, यहां से लेके यहां तक की दूरी बताई जा सकती है। ये 8 सेंटीमीटर है ना कुल मिला के, ये 8 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का तो रेडियस ही हो गया, यही खुद हो गया 5 सेंटीमीटर जब, तो बचा यहां के लिए 3 सेंटीमीटर। और अगर ये 3 सेंटीमीटर है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये रेडियस रहा कितना 5 सेंटीमीटर का, तो एंगल तो पता चल गया ना यहां पर, समझे मेरी बात। ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और यहां पर छोटा सा जो डिस्टेंस बना हुआ है ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। तो बताया जा सकता है ये एंगल थीटा कितना होगा। मुझे लगता है थीटा का वैल्यू यहां पर 53 डिग्री हो जाएगा, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करना अब आगे आसान हो जाएगा। मैं गलती ये किया था कि रेडियस का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे दिया था, जो कि मेरे मन में चल रहा था डायमीटर देना है मुझे, तो वो दरअसल डायमीटर था, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अब सॉल्व करिए अगर अभी तक नहीं किए थे तो। ये हमने कैलकुलेट कर लिया अभी जस्ट, ये वाला एंगल है 53 डिग्रीज का, दिस एंगल इज ऑफ 53 डिग्री। अब आंसर तक पहुंच जाओ अच्छे से। ठीक है, ऐसा ही सवाल मैं दोबारा से दूंगा, एक बार आप फाइनल आंसर तक पहुंचे रहिए खुद से। चलिए इक्वेशन लिखा जाए। सबसे पहला इक्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। अच्छा, घबराइए मत, मेरी गलती के वजह से आप जल्दी से नहीं कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैं एक ऐसा ही देता हूं, ठीक है, आप उसमें कोशिश करिएगा। फिलहाल अब तक अगर नहीं कर पाए हो तो मेरे सॉल्यूशन को देख लो। N2 cos 53 डिग्री, यही रहेगा ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट N2 का। देखिए ध्यान से, एंगल याद रख लो कि 53 डिग्री है ये वाला। तो इस फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ऐसे, और इसी फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी है। वर्टिकल कंपोनेंट आखिर कितना है, N2 साइन 53 डिग्री है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, जो है N2 साइन 37 डिग्री के बराबर। ऐसा ही तो है। तो इक्वेशन बना हमारे पास N2 cos 53 डिग्री साइन 53 डिग्री, इसको लिखना चाहिए था, हालांकि सही था cos 53 डिग्री, हालांकि साइन 37 डिग्री के भी वो बराबर ही होता है। तो N2 cos 53 डिग्री माइनस N1 बराबर होना चाहिए 0 के। क्यों 0 के? मान के चल रहे हैं हम लोग ऐसा कि यहां पर कांटेक्ट बिल्कुल मेंटेन है और किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हालांकि ये सवाल में भी लिखा हुआ था द स्फीयर इज एट रेस्ट। अच्छा, तब क्या किए होते जब ये पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन में होता, पूरा ये दीवार के साथ ये पूरा सिस्टम ही, अगर ये इस तरफ लगातार 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा होता, तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखे होते, और एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा गया होता। फिलहाल यहां पर 0 लिखना सही है। इक्वेशन सिंप्लीफाई होके बना हमारे पास 3/5 इंटू N2 बराबर है N1 के। ठीक, अब वर्टिकल डायरेक्शन में मैं न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने जा रहा हूं। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लिखा जाना चाहिए, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम, N2 साइन 53 डिग्री और 100 न्यूटन, N2 साइन 53 डिग्री माइनस 100 न्यूटन, और दोबारा से वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 होने के वजह से यहां पर 0 लिखा जाएगा। इक्वेशन सिंप्लीफाई होके बना हमारे पास N2 इंटू 4/5 बराबर है 100 न्यूटन के। तो 4 से कैंसिल हुआ 25, N2 का वैल्यू आया 125। N2 इज 125 न्यूटन। देखो तो अभी तक किसी ने किया है क्या? नहीं।
शायद मेरी गलती के वजह से आप नहीं कर पाए होंगे। और n2 का वैल्यू जैसे ही पता चला 3/5 से मल्टीप्लाई करके n1 का वैल्यू पता चल जाएगा। n1 का वैल्यू है 75 न्यूटन। आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए पिछले इक्वेशन में, यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो आप डायरेक्ट n1 के वैल्यू तक भी पहुंच जाएंगे। तो देखो इस क्वेश्चन से इस बात को भी सीखो तुम कि क्वेश्चन देखने में भले डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन आप अच्छे से साफ साफ क्लियरली फ्री बॉडी डायग्राम बना दें, सारे फोर्सेस को अच्छे से रिजॉल्व कर दें और न्यूटन्स लॉ को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलग, वर्टिकल डायरेक्शन में अलग अगर इस्तेमाल कर लें तो हर कठिन से कठिन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बड़े आसानी से। ठीक है, यही खास बात है न्यूटन्स लॉ में। इसके इस्तेमाल से कई डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अगला इसी तरह का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, और इसे पूरी तरह से आप ही सॉल्व करिएगा। फाइंड नॉर्मल फोर्सेस, फाइंड नॉर्मल फोर्सेस अप्लाइड बाय कॉर्नर्स। इस बार 2 कॉर्नर दे रहा हूं मैं और खुद से आप सॉल्व करना। कॉर्नर नंबर 1 ये रहा ऐसे, ठीक, और सेम ऐसा ही कॉर्नर नंबर 2 पे ऐसे, और एक स्फीयर है जो कि इन दोनों कॉर्नर्स के बीच में ऐसे करके फंस गया है। ठीक, ये रहा वो स्फीयर, और इस बार डेटा को मैं सोच समझ के दूंगा, कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो इस स्फीयर के लिए 5 kg का मास मानोगे आप, और रेडियस, चलो इस बार भी मैं देता हूं ताकि पुराना वाला कैलकुलेशन कुछ तो इस्तेमाल हो, 5 सेंटीमीटर का रेडियस मानेंगे आप। ठीक, और इन दोनों दीवालों के बीच का सेपरेशन, कॉर्नर्स के बीच का सेपरेशन मानेंगे दोबारा से 8 सेंटीमीटर का ही। तो ज़रा अच्छे से बिना कोई गलती किए हुए आप सॉल्व करके आंसर तक पहुंचाइए इसे, और आंसर जब आप कैलकुलेट कर लेंगे, मुझे लगता है दोनों नॉर्मल फोर्सेस बराबर ही आएंगे। तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू जो भी होगा उसे आप इस तरह से आंसर बना के लिखिएगा, और उसके बाद फिर अपना नाम ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो आप वीडियोस देख रहे हैं उसमें आपका जो नाम बताया जा रहा है वो शायद ही सही है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैं इंतज़ार कर रहा हूं। चलिए, तब तक मैं एक बार फ्री बॉडी डायग्राम और ज्योमेट्री का हेल्प लेता हूं, उसके बाद मैं चेक करूंगा कि किन्होंने अपने आंसर को दिया है अच्छे से। स्फीयर के फ्री बॉडी डायग्राम को बनाने की कोशिश है, और इस कोशिश में हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एंगल्स की। वो सीखेंगे कि कितना एंगल है, लेकिन याद रहे इस तरह से एक नॉर्मल फोर्स माना जाएगा। सिमिलरली एग्जैक्ट इसी एंगल पर, लेकिन दूसरे साइड में, शायद यहां से, या एक काम करता हूं इसी को कॉपी कर लेता हूं। ये रहा दूसरा फोर्स। ये दोनों लगने वाले नॉर्मल फोर्सेस जो दोनों कॉर्नर्स ने अप्लाई किया नॉर्मल फोर्स, और इन दोनों फोर्सेस के मौजूदगी के अलावा और भी एक फोर्स है जो कि है खुद mg का फोर्स। और कितना रहेगा वो फोर्स, तो 50 न्यूटन का फोर्स। 5 kg का था ना स्फीयर का मास,
इस नॉर्मल फोर्स को मैं N1 मान लेता हूं, इस नॉर्मल फोर्स को मैं N2 मान लेता हूं। अब फिर बात आती है एंगल्स की। चलिए सोचा जाएगा। ऑलराइट, कुछ बच्चों ने सॉल्व करना शुरू किया। आंसर रिपोर्ट किया है अभिजीत कुमार ने 125/3 न्यूटन में, और दोनों ही नॉर्मल फोर्सेस बराबर। चेक कर लेंगे हम लोग सही है कि नहीं। कम से कम एक या दो लोग और ज़रूर कर लें, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा। हाँ, एंगल को ज़रा चेक करते हैं। ठीक, एंगल को ज़रा चेक करते हैं। सभी सुन रहे होंगे मेरी बात को। तो थोड़ी देर के लिए बस पेन को रोक लो और ज़रा कंफर्म कर लो कि एंगल जो मैंने कैलकुलेट किया है वही आपका भी कैलकुलेटेड वैल्यू है कि नहीं। नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी ना फिर। ये रहा, मान लेते हैं सेंटर C, ये पॉइंट A कॉर्नर वाला, ये पॉइंट B दूसरे कॉर्नर वाला, और यहां पर इस तरह से इस बार तो कंप्लीट एक ट्रायंगल बन ही जाएगा ऐसे। और इस ट्रायंगल को अगर आधा कट कर दिया जाए, यानी ऐसे, तो इस बार ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा? इस बार ये वाला डिस्टेंस इस बार 3 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, 4 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि दोनों साइड में बराबर बराबर रहना चाहिए। पिछले बार ऐसा नहीं था। पिछले डायग्राम में यहां पर ये 3 सेंटीमीटर था, ऐसा इसलिए क्योंकि ये कुल मिला के 5 सेंटीमीटर हो गया था। इस बार कहानी बदल गई है और दोनों ही बराबर बराबर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दोनों ही रहेंगे। इस वजह से इस बार एंगल भी बताया जा सकता है। और इनफैक्ट ये क्वेश्चन अगर मैं पहले दिया होता आपको तो शायद आप गलती नहीं किए होते और ये एंगल खुद से 37 डिग्री निकाल लिए होते। अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा और ये 5 सेंटीमीटर होगा तो बताया जा सकता है ये एंगल 37 डिग्री जरूर से होगा। तो इसी बात को मैं आगे कंटिन्यू कर दे रहा हूं कि इस तरह से अगर इस फोर्स को आगे सोचा जाए तो ये हॉरिजॉन्टल से बनाने वाला एंगल जो है वो है 37 डिग्री। ये डबल आर्क का मतलब ही रहेगा 37 डिग्री का एंगल। यही बात दूसरे वाले फोर्स के साथ भी है। ये दोनों ही एंगल्स दरअसल 37 डिग्रीज ही हैं। तो कई बच्चे गलती किए होंगे। अभी क्लासरूम में बैठे हुए रहते तो कई बच्चों का रैंडमली नोटबुक देखे होते तो गलतियां पकड़ाती। ये 37 डिग्री है। अब शायद लोग आंसर्स को डिलीट करना शुरू करेंगे। चलो फाइनल अब आंसर तक पहुंचाता हूं मैं। इस नॉर्मल फोर्स N1 को अगर मैं चाहूं लिखना अलग अलग कंपोनेंट्स में तो लिखा जाएगा। ये रहा पहला कंपोनेंट, ये रहा दूसरा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। याद रहे ये वाला एंगल अगेन 37 डिग्री ही तो है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना N1 cos 37 डिग्रीज और वर्टिकल कंपोनेंट बनता है N1 sin 37 डिग्रीज। सिमिलरली N2 के लिए भी यही बातें। N2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट N2, ये एंगल वही है 37 डिग्री ही है, N2 cos 37 डिग्रीज। और इसके अलावा वर्टिकल कंपोनेंट फिर ये रहेगा N2 के लिए वर्टिकल कंपोनेंट sin 37 डिग्री में। ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो सिर्फ दो ही तो फोर्सेस हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक इक्वेशन लिखते ही हमें समझ में आएगा कि N1 और असल में N2 आपस में बराबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देख लो भाई। तो इस वजह से ये दोनों डायरेक्ट हो जाएंगे कैंसिल्ड। ये डायरेक्टली हो गए कैंसिल और साबित हो गया कि N1 का मैग्नीट्यूड और N2 का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, डायरेक्शंस नहीं। दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल के बारे में बात कर रहा हूं डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में सोचा जाए, वर्टिकल डायरेक्शन में कई फोर्सेस हैं।
ये रहा एक फोर्स, ये रहा दूसरा फोर्स, ये रहा तीसरा फोर्स भी 50 न्यूटन का। तो पहला और दूसरा फोर्स जो कि ऊपर की ओर हैं, N1 साइन 37 डिग्रीज और प्लस N2 साइन 37 डिग्री लिखने के बजाय मैं इसी को डबल कर दूं, क्योंकि N1 और N2 तो आपस में बराबर हैं। माइनस 50 न्यूटन बराबर होना चाहिए 0 के। तो N1 मस्ट बी इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 6 आ रहा है ना, यानी कि 125 डिवाइडेड बाई 3। जरूरत पड़ने पर इसे डेसिमल में भी लिखा जा सकता है, लेकिन यही हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना। फाइनल आंसर जो निकल के आया N1 के लिए वो है 41.67 न्यूटन में, यह मानते हुए कि G का वैल्यू 9.81 नहीं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आई होप क्लियरली आप समझ गए। कई बच्चों ने शायद सही जवाब पहले दे दिया था, बहुत ही बढ़िया। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब पहले दे दिया था। 125/3 न्यूटन में यही सही आंसर है। तो नॉर्मल फोर्सेस के बारे में काफी कुछ डिस्कशन हम लोगों ने किया। अब मैं बात करूंगा रस्सी के तरफ से लगने वाले फोर्स की। ठीक, लिखिए सवाल, नया सवाल। अ ब्लॉक इज, क्वेश्चन सही तो सीखते हैं। अ ब्लॉक इज हैंगिंग फ्रॉम, अ ब्लॉक इज हैंगिंग फ्रॉम सीलिंग। सीलिंग मतलब होता है छत। छत से लटक रहा है एक ब्लॉक बाई अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब धागा। एज शोन, एज शोन। और बाकी बातें डायग्राम में देखिए। बच्चों मुझे पता है कि आप जानते हैं टेंशन फोर्सेस के बारे में, लेकिन जिस तरह से मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं टेंशन वाले फोर्स को, ठीक उसी तरह से समझिए, है ना। आगे किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी फिर। तो ये रहा सीलिंग, ये रहा छत, ये रहा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है दूसरे छोर पर इस तरह से एक ब्लॉक, ऐसे। और इस ब्लॉक का मास भी दिया हुआ है, मान लो इस ब्लॉक का मास दिया हुआ है 4 kg का। ठीक, तो सवाल का पहला पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, फाइंड फोर्स बाई, फाइंड फोर्स बाई स्ट्रिंग ऑन ब्लॉक। जो आंसर निकल के आएगा उसी को मान लिया जाएगा। फिलहाल तो ये मानिए कि ये ब्लॉक एक्सेलरेटेड नहीं है, क्योंकि सवाल में कहा नहीं गया। तो एक्सेलरेशन को 0 मानते हुए जरा पहले इस ब्लॉक पर लगने वाला रस्सी के तरफ से कितना फोर्स है ये पहले पता करें। मैं भी सॉल्व करता हूं, साथ में करते हैं। चलो, मुझसे पहले किए हुए रहो। इसके आंसर को आपको चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है। आसान सा सवाल है, केवल सीखने के लिए दिया हूं मैं। तो देखो, जो ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में 40 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर दिखाया जाएगा, और यह तो लगना ही लगना था। इसके अलावा रस्सी ने कुछ ऐसा फोर्स लगाया ताकि यह नीचे ना जाए। क्यों? क्योंकि अगर यह नीचे जाने लगेगा तो रस्सी को टूटना पड़ेगा, धागा को तोड़ना है। कैसे तोड़ते हैं? अगर किसी धागे को तोड़ना है, अगर किसी धागे को तोड़ना है तो धागे को कैसे तोड़ा जाता है? मान लो कि ये खुद पेन जो की है ये धागा है, तो धागे को हम लोग दोनों साइड से दबाते थोड़ी ना है, धागे को ऐसे खींचते हैं तो जाके वो टूटता है। धागे को दबाने से तो वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो ब्लॉक जो की है अगर नीचे गिर गया तो धागे को टूटना पड़ेगा, और धागा अपने आप को टूटने से बचाने के लिए ब्लॉक को नीचे गिरने से रोकेगा।
कैसे फोर्स लगाएगा, कहने का मतलब ऊपर की ओर। और ये फोर्स है फोर्स बाई स्ट्रिंग, धागे के तरफ से लगने वाला फोर्स है ये। इस फोर्स के बारे में जरा सा बस बात कर लेता हूं। धागे के तरफ से लगाया हुआ फोर्स है ये। तुम इमेजिन करो कि तुम ऐसे सोचो, एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, आपको बनाने का जरूरत नहीं है, कुछ समझाना चाहता हूं इससे। एक ये पत्थर का टुकड़ा ऐसे करके जमीन पर रखा हुआ है, इसमें रस्सी बांधा गया, कई बार लपेट दिया गया रस्सी को, और रस्सी के दूसरे छोर को मैं ऐसे लेकर के खड़ा हूं यहां पर। ये मैं हूं, ठीक है ना। ऐसे करके रस्सी से मैं इस पत्थर के टुकड़े को बांध करके खड़ा हूं यहां पर। अब यही रस्सी है, रस्सी को अगर मैं अपनी ओर खींचूंगा तो रस्सी से यह पत्थर का टुकड़ा मेरी ओर खींचा चला जाएगा। लेकिन अगर मैं रस्सी से धक्का दूंगा तो क्या यह पत्थर का टुकड़ा आगे जाएगा? आगे तो नहीं जाएगा। होगा क्या, रस्सी ऐसे करके ढीली हो जाएगी और यह पत्थर का टुकड़ा आगे नहीं जाएगा। हां, अगर मैं रस्सी को अपनी ओर अगर खींचता हूं तो यह पत्थर का टुकड़ा मेरी तरफ जरूर आएगा। लेकिन अगर मैं खुद से दूर भेजता हूं इस रस्सी को, जिसे मैं हाथ में पकड़ रखा हूं, दूर भेजता हूं रस्सी को, तो यह दूर नहीं जाएगा मुझसे। तो रस्सी के इस बिहेवियर को मन में ख्याल रखना कि इसका बिहेवियर कैसा है। तो ये जो फोर्स है, यह पुल करने वाला फोर्स है, अपनी ओर खींचने वाला फोर्स है, या अपने से दूर धक्का देने वाला फोर्स है। तो लिखें आप साफ साफ यहीं पर, पुलिंग फोर्स बाई स्ट्रिंग, धागे के तरफ से खींचने वाला फोर्स है ये ऑन ब्लॉक। आंसर तो मुझे पता ही है, न्यूटन सेकेंड लॉ का इस्तेमाल करके हमें समझ में आ जाएगा। एफ स्ट्रिंग माइनस 40 न्यूटन, एक्सेलरेशन चूंकि 0 है इस वजह से एफ स्ट्रिंग का वैल्यू बना खुद 40 न्यूटन का। 40 न्यूटन के फोर्स से यह रस्सी इस ब्लॉक को खींच रही है। यही हमारा आंसर। आई होप समझे होंगे आप बात को। सेकंड पार्ट है इसी सवाल का, फिर सोचना। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में मैं आपसे क्या पूछा था, रस्सी ने कितने फोर्स से ब्लॉक को खींचा। अगर मैं ये पूछूं तुमसे कि नहीं, ब्लॉक ने रस्सी पर कितना फोर्स लगाया, तो भी जवाब दे सकते हो। रस्सी ने कितना फोर्स लगाया, 40 न्यूटन का ब्लॉक पर। ब्लॉक ने कितना फोर्स लगाया रस्सी पर, न्यूटन थर्ड लॉ यही तो है कि ब्लॉक को ऊपर खींचा गया तो रस्सी को नीचे खींचा जाएगा। तो अब सेकंड पार्ट को जरा अच्छे से समझना कि मैं पूछ क्या रहा हूं, थोड़ा सा अजीब सा पार्ट है ये। कंसिडर अ पॉइंट ए ऑन स्ट्रिंग। मान लीजिए धागे पर एक पॉइंट है ए, विच divides the string in two parts। ठीक, अब फाइंड फोर्स बाई one part on the other। एक हिस्से ने रस्सी के दूसरे हिस्से पर कितना फोर्स लगाया। पहले डायग्राम को देखिए आप अच्छे से, सवाल को क्लियरली समझ लीजिए, कोई मिस्टेक नहीं चाहिए मुझे। सवाल कुछ इस तरह से है कि रस्सी पर, चलिए मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट है, पॉइंट ए यहां ऐसे, और फिर यह पॉइंट ए के होने के वजह से यह रस्सी दो हिस्सों में बट गई।
इस हिस्से का बस नाम रख दिया जाए, मान लो पार्ट 1, और निचले वाले हिस्से का नाम रख दिया जाए अगर पार्ट 2, तो सवाल में पूछा क्या जा रहा है, इस पार्ट 1 ने इस पार्ट 2 पर कितना फोर्स लगाया। आप ये मानिएगा जरूर कि रस्सी में कोई मास नहीं है, रस्सी बहुत ही हल्की रस्सी है, ठीक। तो इसके वजह से जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे साथ में, है ना। तो मुझे ये जानना है, और अच्छे से समझ लीजिए भाई, मुझे ये जानना है कि इतने से को अगर मैं देख पा रहा हूं, सिर्फ इतने से सिस्टम को अगर मैं देख पा रहा हूं, तो ऊपर में पार्ट 1 है जो रस्सी का, वो कितना फोर्स आखिर अप्लाई कर रहा है ए पॉइंट से पार्ट 2 पर। ए पॉइंट पर देखो पार्ट 1 पार्ट 2 को टच कर रहा है ना रस्सी, पार्ट 1 पार्ट 2 को ए पॉइंट पर ही तो टच कर रहा है, और कितना फोर्स लगा रहा है यही मुझे जानना है। बस पता करने का कई तरीका हो सकता है, हम लोग जो बेस्ट तरीका है जिससे सबसे ज्यादा चीजें समझ में आएंगी उसी तरीके को अपनाएंगे। तो साथ में करने का मतलब कैलकुलेशन आप करेंगे, तरीका मैं बताऊंगा। हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट 2 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, सिर्फ पार्ट 2 का। सिर्फ पार्ट 2 का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो एक बस ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ये रस्सी का टुकड़ा है भाई, ये दरअसल पार्ट 2 का फ्री बॉडी डायग्राम है, और इस पार्ट 2 पर दो अलग अलग फोर्सेस हैं। याद रखो ये मासलेस है, इसके पास मास एकदम नहीं है, बहुत ही हल्का सा रस्सी है, इस वजह से mg का फोर्स मैं दिखाऊंगा ही नहीं। तो आखिर कौन से फोर्सेस दिखाएंगे, जो भी फोर्स लगाया पार्ट 1 ने, फोर्स बाई पार्ट 1 ऑन पार्ट 2, समझे। और नीचे से भी इस रस्सी पर क्या कोई फोर्स लग रहा है, याद रखना ये पार्ट 2 जो है स्ट्रिंग का, वो ब्लॉक से जुड़ा हुआ था, तो इसी रस्सी ने, इसी पार्ट 2 ने ब्लॉक पर फोर्स लगाया था, इसके बदले में ब्लॉक भी इस रस्सी पर, रस्सी के टुकड़े पर फोर्स लगाएगा। ब्लॉक नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, और कितना फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा हम लोग ऑलरेडी देखे हुए हैं, 40 न्यूटन का फोर्स। किसका फ्री बॉडी डायग्राम है ये, केवल रस्सी के एक छोटे से टुकड़े का फ्री बॉडी डायग्राम है ये, जिससे हमारे पास ये आंसर निकल के आ रहा है कि mg क्यों नहीं दिखाए, मासलेस है ये। तो इस वजह से फोर्स